नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने हरित लवक और प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो राइबोसोम। देखो, मैंने आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में। कौन करता है? आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। देखो, राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम राइबोसोम के बारे में बताने वाले सबसे पहले राइबोसोम के बारे में पेलेडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। पेलेडे, ठीक है। इनका निर्माण किन सब चीजों से मिलकर होता है? इनका निर्माण होता है प्रोटीन प्लस आरएनए। मैंने आपको बताया था कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम का निर्माण होता है। और राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है? इनका हो गया निर्माण। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम में ये 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, प्रोटीन का कारखाना क्या है, प्रोटीन का निर्माण किस में होता है। तो प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का कारखाना किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम को बोला जाता है। अब देखिए, राइबोसोम के बारे में और क्या विशेष बातें एग्जाम में पूछा गया है। जैसे इनिशियल क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि केंद्रक है वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं, कोशिका के जितने भी अंग हैं, उनमें हमने इनिशियल क्लासेस में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। तो न्यूक्लियस था वो कोशिका का सबसे बड़ा अंग था। तो राइबोसोम क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग है। तो इसके बारे में जो बात पूछी जाती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। तो ये है कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ठीक है। अब और मैंने आपको बात बताई थी, जैसे देखो, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी अंग है, उसके बाहर एक परत पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता होती है राइबोसोम की? यह है मेम्ब्रेन लेस होता है, ये वॉल लेस होता है, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैग्नीशियम धातु से जुड़ा रहता है। स्मॉल और लार्ज जो राइबोसोम होते हैं वो केवल Mg धातु से जुड़े रहते हैं। तो इसके बारे में एक और स्टेटमेंट है जो लाइन एग्जाम में पूछी जाती है, वो है कि यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है। अब देखिए, मैंने जो आपको बात बताई, ये एक जीव है, जैसे झिल्ली रहित कोशिकांग है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है। इसके बारे में पेलेडे ने बताया था। इनका निर्माण प्रोटीन प्लस आरआरएनए में होता है। और इसका जो कार्य है, इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब देखो, प्रोटीन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई जाती है वो किसकी निभाई जाती है हमारी बॉडी में? राइबोसोम की, ठीक है। अब राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? देखो, ये और लाइन पूछी जाती है कि इनका निर्माण कहाँ होता है? संश्लेषण होता तो प्रोटीन प्लस आरआरएनए से है, पर इनका निर्माण, इनका केंद्रक जो होता है वो होता है केंद्रिका। केंद्रिका क्या थी? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा और ऑर्गन था, उसको न्यूक्लियोलस बताया था, न्यूक्लियोलस के बारे में। तो राइबोसोम का निर्माण, जैसे प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला? राइबोसोम को। ऐसे राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोला जाएगा? राइबोसोम की फैक्ट्री। ये एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका में, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? केंद्रिका। ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखिएगा।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर 10 बार एग्जाम में पूछी गई है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम के जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 70s और एक होता है 80s राइबोसोम। देखो इनका जो निर्धारण है कैसे किया जाता है, अवसादन अवसादन की प्रक्रिया से। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर जब राइबोसोम भरे जाते हैं तो इनका सेडिमेंटेशन कैसे होता है, 1 घंटे में कितने पर ये जमाव कर रहे हैं, उस हिसाब से राइबोसोम का, जैसे 50 प्रकार के, 70 प्रकार के, 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हमारे लिए जो उपयोगी हैं वो कौन से हैं? 80 प्रकार के राइबोसोम। और जो बैक्टीरिया में या नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं वो कौन से राइबोसोम है? वो 70 प्रकार के राइबोसोम है। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन, अवसादन। ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पादपों में या मनुष्यों में, है ना। जबकि 70 प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में, बैक्टीरिया में। उसके अलावा ये पाए जाते हैं नील हरित शैवाल में, हरित शैवाल में। हम जो भी जैसे एंटीबायोटिक, कभी हम टेबलेट्स लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो हम जो भी एंटीबायोटिक टेबलेट लेते हैं उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? वो एंटीबायोटिक टेबलेट जीवाणु का नाश करती है, विनाश करती है। तो वो 70 प्रकार के जितने भी राइबोसोम होती है उनका विघटन करती है, उनका नाश करती है। इस वजह से वो हमारी रोग में लाभदायक होती है। अगर हम 80 प्रकार की ऐसी टेबलेट लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे जो 80 प्रकार के राइबोसोम को मारेगी, तो इससे मनुष्य की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये राइबोसोम के बारे में कुछ नॉलेज थी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन बनता है, नेक्स्ट ऑर्गन जो अंग है अपने सेल का, वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हिंदी में क्या बोलते हैं? तारकाय, तारकाय। इसके बारे में वन लाइनर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में कि इसकी खोज किसने की थी और ये इसकी खोज किसने की थी और ये इसका प्रमुख कार्य क्या है। देखो इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके जो खोजकर्ता थे वो थे बेंडेन। ठीक है, और इसका नामकरण सेंट्रोसोम का किसने किया था? नामकरण किया था, नामकरण बेंडेन ने खोज की थी और बोवेरी ने इसका नामकरण किया था। इसके बाद इसके अंदर आज तक एग्जाम में जैसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये केवल मनुष्य की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे जो पादप कोशिकाएं हैं, जैसे हरित लवक है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी प्रकार सेंट्रोसोम की जो उपस्थिति है, अवेलेबिलिटी है, वो किसमें होती है? केवल मनुष्यों में पाए जाते हैं, मनुष्यों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका प्रमुख कार्य क्या है? इनका जो कार्य है वो है, ये जब लाइसोसोम कोशिका का विभाजन करते हैं तो लाइसोसोम की हेल्प करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन में सहायक है। बस इनके बारे में आज तक यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से कोशिका विभाजन में सहायक है, केवल मनुष्य में पाए जाने वाला कोशिका का अंग है और इनके खोजकर्ता कौन है? कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक, विभाजन में सहायक। ठीक है, सेंट्रोसोम के बाद जो हमारा नेक्स्ट कोशिका का अंग है वो है लाइसोसोम। देखो लाइसो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया साइटो क्या है, साइटो कोशिका के लिए इंटरनेशनल वर्ड है। ल्यूको क्या है, ल्यूकोवाइट के लिए इंटरनेशनल वर्ड है, सफेद के लिए। ऐसे लाइसो किसी भी चीज का विघटन करने के लिए इंटरनेशनल वर्ड जो है वो लाइसो है। ठीक है, लाइसो। और किसी भी चीज का निर्माण करना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो उसके लिए शब्द है वो है जेनेसिस। जैसे लैक्टोजेनेसिस दूध का निर्माण, लैक्टोलाइसिस दूध का विघटन। जैसे साइटोजेनेसिस कोशिका का निर्माण, साइटोलाइसिस कोशिका का विघटन। तो लाइसिस शब्द से इनको बोला जाता है लाइसोसोम। और सोमा मैंने आपको बताया, सोमा जो वर्ड है इंटरनेशनल वो बॉडी के लिए, दैहिक वर्ड है, कायिक के लिए। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हिंदी में क्या बोला जाता है? लयनकाय, लयनकाय।
लय इकाई की खोज किसने की थी सबसे पहले? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाइसोसोम की जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता लाइसोसोम के खोजकर्ता थे CD दुबे। दुबे याद रखना आप तो काफी, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है लाइसोसोम का? जैसे देखो, ये कोई सेल है, सेल के अंदर जैसे कोई बैक्टीरिया आता है, जीवाणु आता है, तो सेल के लिए नुकसानदायक होता है। तो इनका जो कार्य होता है, जैसे सूचना मिलती है कि हाँ भाई बैक्टीरिया ने सेल में एंट्री ली है और ये सेल के लिए सही नहीं है, तो इनका जो कार्य होता है वो बैक्टीरिया का विघटन करना होता है। इनके अंदर क्या होता है, जैसे लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं जीव द्रव्य। ये एक जल अपघटनीय प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम होता है। प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम की खास बात ये होती है कि किसी भी प्रकार के जो जटिल कार्बनिक अणु है, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, बैक्टीरिया, उन सब का विघटन कर देता है प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम। एंजाइम मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, आगे की क्लासेस में हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम की खोज किसने की थी, एंजाइम का कार्य क्या होता है, प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इन एंजाइम का जो कार्य होता है वो जटिल कार्बनिक अणु, जैसे वसा का विघटन नहीं होता तो ये वसा का पाचन कर देते हैं, बैक्टीरिया का पाचन कर देते हैं। तो इस वजह से इनका जो प्रमुख कार्य है वो पाचन का होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पाचन के केंद्र किसे बोला जाता है? कार्य क्या होता है पाचन का? पाचन के केंद्र। जैसे डीएनए से सूचना आती है, जब कोई कोशिका पुरानी हो जाती है, डेड हो जाती है सेल, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है कि उस सेल का विघटन किया जाए। तो लाइसोसोम की खास बात होती है, मैंने आपको बताया कि इसमें प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो कार्बनिक पदार्थ है उसका भी विघटन कर देते हैं। तो ये सेल के डिवीजन में प्रमुख रोल निभाते हैं। जब सेल पुरानी हो जाती है तो उसका विघटन करने के लिए अपनी जो झिल्ली होती है इसको तोड़ लेते हैं, और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम बाहर आ जाते हैं और सेल का विघटन करते हैं। तो सेल का विघटन करने से पहले इन्हें अपनी खुद का विघटन करना होता है, खुद की जो बॉडी है उसको सेक्रीफाइस करना होता है। तो इसको क्या बोला जाता है? एटम बम। कोशिका का एटम बम भी बोला जाता है, एटम बम बोला जाता है। इसके अलावा इसे कोशिका की आत्मघाती थैलियां भी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है आत्मघाती थैलियां? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब इंफॉर्मेशन आती है तो ये खुद का विघटन कर लेते हैं, उसके बाद कोशिका का विघटन होता है। इस वजह से इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैलियां भी बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिद्धी दुबे इनके खोजकर्ता थे। पाचन के केंद्र बहुत बार पूछा जाता है, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम पाचन के केंद्र है, कोशिका के एटम बम है, आत्मघाती थैलियां। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। ये लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे लाइसोसोम के बारे में और मैं बताऊं आपको, और भी कार्य होते हैं पर वो हमारे काम के हैं नहीं। पटवार में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। शरीर में पाचन के केंद्र कौन होते हैं? लाइसोसोम। जैसे वर्ड से क्लियर है, लाइसो का मतलब विघटन करना किसी भी चीज का, ठीक है। इसके बाद जो अगला सेल ऑर्गन आता है अपने पास, वो आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जो खोज है सबसे पहले गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे, वो उल्लू के श्वसन तंत्र पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी। पुट्टिका इसको बोला जाता है, वेसल्स इसको बोला जाता है सिस्टर्न। ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, उसका नाम उन्होंने गोल्जी बॉडी दिया था। देखो
गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि वह कोशिका का कौन सा अंग है जिसका नामकरण वैज्ञानिक के नाम पर है। तो गोल्जी बॉडी वह अंग है जिसका नाम वैज्ञानिक के नाम पर है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये केंद्रक होता है। केंद्रक के नीचे जब उन्होंने देखा तो ऐसी स्ट्रक्चर्स थी, इस स्ट्रक्चर के ऑर्गन्स दिखाई दिए उनको। इसको क्या बोला जाता है? पुट्टिका, वेसल्स, पुट्टिका। इसको बोला जाता है सिस्टर्न। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, पर इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? देखो, जैसे कोई बैक्टीरिया आता है या कोई अपशिष्ट पदार्थ है, जब सेल के अंदर कोई भी प्रोसीजर होती है, उसके दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसका जो कार्य है, गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या होता है? इस अपशिष्ट पदार्थ का पहले पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करके इसे कोशिका से बाहर फेंकना। जैसे अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर से निष्कासन होता है, जैसे मूत्र है, स्टूल है, तो गोल्जी बॉडी का जो प्रमुख कार्य होता है वो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों का श्रावण करना। ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रमुख कार्य भी यही है। ये गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी जो खोजकर्ता कौन थे? कैमिलियो गोल्जी। खोजकर्ता थे कैमिलियो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, है ना। इसके बाद इसका जो प्रमुख कार्य है, कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का श्रावण करना। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, पदार्थों का श्रावण, सेक्रेशन, श्रवण करना, सॉरी, श्रवण करना। जो अपशिष्ट पदार्थों का श्रवण करते हैं उनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सफाई कर्मचारी। तो इसका जो अन्य नाम है, इसे कोशिका के सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को कोशिका का सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। इसके अलावा इनके क्या कार्य हैं? इसके अलावा इसका जो कार्य होता है, ये राइबोसोम के निर्माण में अपनी बहुत लाइसोसोम के निर्माण में, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण करना। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति के निर्माण में भी इनकी प्रमुख भागीदारी होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण करना। इसके अलावा जैसे देखो, गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने बताया, इसे ट्रैफिक मैनेजर भी बोला जाता है। जैसे जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं उनको उनके स्थानों पे भेजने का कार्य गोल्जी बॉडी का ही होता है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक, बाकी पूछा जा सकता है कि ट्रैफिक मैनेजर कैसे बोला जाता है गोल्जी बॉडी को। जैसे इसकी स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है वेसल्स, पुट्टिका के अलावा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम में रिलेटेड, जैसे वह कौन सा सेल ऑर्गन है जिसका नामकरण उसके कार्य पे रखा गया है। जैसे लाइसोसोम का जो कार्य होता है वसा का विघटन करना, जो कोशिका का विघटन करना, इस वजह से लाइसोसोम का नाम लाइसोसोम रखा गया। तो वह सेल ऑर्गन जिसका नामकरण उसके कार्य पे रखा गया वो हो जाएगा लाइसोसोम। वह सेल ऑर्गन जिसका नामकरण वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया वो हो जाएगा गोल्जी बॉडी। वह सेल ऑर्गन जिसका नामकरण उसकी आकृति के आधार पर रखा गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो आकृति होती है वो धागेनुमा संरचना की आकृति होती है, इस वजह से इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। माइटो का मतलब धागा होता है। वह सेल ऑर्गन जिसका नामकरण स्थिति के आधार पर रखा गया, जैसे केंद्र में पाया जाता है, इस वजह से उसका नामकरण स्थिति के आधार पर रखा गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे रिमेनिंग सेल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।